हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू मौर्य। भाई हम लोग क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर आपका थर्ड है, जिसमें प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में आपको बताया था। ठीक है। यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया था सेक्शन 23 के बारे में, थोड़ा से पब्लिक कंपनी के। अब हम लोग आगे यहाँ से रिवीजन करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। देखो, पब्लिक कंपनी के बारे में बात हो रही थी। पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक थ्रू, मतलब पब्लिक ऑफर ला सकती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी यदि पब्लिक कंपनी है तो कौन कौन से ऑप्शन चूज कर सकती है? पहला, पब्लिक ऑफर ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? पब्लिक ऑफर ला करके अपने शेयर को इशू कर सकती है। दूसरा, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक, चलो, ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है आपका? भाई बोनस इशू करके, कह रहा है थ्रू अब राइट इशू या बोनस इशू। मतलब राइट इशू करके भी आप पब्लिक को के बीच क्या कर सकते हो? प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, पब्लिक ऑफर ला सकते हो। मतलब एक आपके पास क्या है? राइट इशू का भी ऑप्शन है, और एक क्या है? बोनस इशू का ऑप्शन है। अब ये राइट इशू क्या है, बोनस इशू क्या है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो बता देते हैं। ठीक है, देखो राइट इशू क्या है, आपको के पास क्या है? मान लो किसी कंपनी के ऑलरेडी शेयर है। ठीक है, अब वो कंपनी क्या कर रही है, चलो समझे, पहले समझो राइट इशू क्या होता है। राइट इशू का मतलब होता है भाई, देखो, मान लो आपके पास किसी कंपनी के, मान लो टाटा के शेयर हैं। ठीक है, टाटा कंपनी के शेयर हैं। ठीक है, अब टाटा कंपनी क्या कर रही है? मान लो आपके पास टाटा कंपनी के 1000 शेयर है। ठीक है, अब टाटा कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं लाना चाहती प्रोस्पेक्टिस का। ठीक है, वो क्या लाना चाहती है? प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाहती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा? मतलब जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को शेयर इशू किया जाएगा। मतलब आप कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? 1000 शेयर ऑलरेडी है। तो आपके पास राइट आ गया, मतलब कि राइट आ गया कि आपको अब क्या करेंगे? शेयर जब इशू करेगा टाटा, तो आपको क्या मिलेंगे? राइट मिलेंगे शेयर परचेज करने के। ठीक है, अब आप शेयर, आपकी मर्जी है तो परचेज कर लो, राइट को क्या कर लोगे? आप अवेल कर लो। ठीक है, अगर आपको नहीं परचेज करना तो आप अपने राइट को किसी को बेच भी सकते हो। कोई और पर्सन क्या लेना चाहता है? टाटा के शेयर लेना चाहता है। अब ये क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट है, कोई दूसरा पब्लिक तो ले नहीं सकता यदि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है तो वो क्या करेगा? आपसे राइट मांगेगा, आप उसको अपना राइट बेच सकते हो। ओके, समझ में आया भाई राइट इशू क्या होता है? बोनस इशू क्या होता है? देखो बोनस इशू समझ लो। बोनस इशू तो जानते होगे, समझो। मतलब आपके पास भाई ऑलरेडी 1000 शेयर है, अब कंपनी इशू कर रही है बोनस शेयर। मतलब कि कह रही है कि जिसके पास 10 शेयर हैं, हम उसको एक शेयर दे देंगे। और किसमें? बोनस में। तो बताओ 1000 शेयर में आपको कितने शेयर बोनस में मिलेंगे? बताओ भाई, 100 शेयर आपको बोनस में मिलेंगे। मतलब आपके पास 10 शेयर रहेंगे तो कंपनी का एक शेयर कितना मिल जाएगा बोनस में? तो आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 11 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके 1000 शेयर है तो 100 आपको बोनस शेयर में मिल जाएंगे। आपके टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 1100। तो आपके 100 बोनस शेयर बनेंगे। ठीक है, तो आपको बोनस शेयर समझ में आ गया होगा कैसे मिलते हैं, किस रेशियो में। कंपनी रेशियो बताती है, ऐसा नहीं है कि 1:10 ही होना चाहिए। भाई 1:2 इशू कर सकती है। मतलब आपके पास 2 शेयर है तो एक शेयर मिलेगा। मतलब 1000 है तो आपको 500 शेयर बोनस में मिल जाएंगे। आपके पास टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? 1500 शेयर हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि यही रेशियो चूज करेगी। भाई कंपनी चाहे तो 1:1 दे सकती है। मतलब आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर बोनस में, और 1000 शेयर है तो 1000 बोनस में। तो मतलब टोटल शेयर कितने आपके? 2000 हो जाएंगे। ओके, बोनस शेयर समझ में आया, कैसे इशू किया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा।
in accordance with the provisions of the act, and in case of a listed company or a company which intend to get its securities listed also with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act 1992 and the rules regulation made there under। मतलब आप क्या करना चाहते हो कि अपने कंपनी के शेयर को लिस्ट कराना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, सिक्योरिटी लिस्टेड स्टॉक एंड एक्सचेंज एक्ट है इंडिया में 1992, उसके प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है कि यदि आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो आपको कंपनी एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे क्या है, पब्लिक ऑफर। ये देखो पब्लिक ऑफर क्या क्या है, इंक्लूड्स इनिशियल, जिसे बोलते हैं आईपीओ। आज के टाइम में आईपीओ वर्ड बार बार आप लोग अपने देखते होगे, इर्द गिर्द लोगों से सुनते होगे कि भाई इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अच्छा है, परचेज कर लो, ठीक है, मिल जाएगा तो माला माल हो जाएंगे। ऐसा कुछ सुनते होंगे लोगों से मार्केट में, पब्लिक के बीच। ठीक है, चलो, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करती है तो उसे क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा भाई। चलो, फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब एफपीओ। देखो आपका एक आईपीओ होता है, आप एक क्या होता है, एफपीओ होता है। एफपीओ मतलब आपने क्या किया, मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर लॉन्च कर दिया, मतलब इशू कर दिया। उसके बाद फिर से क्या होगा, आप अगर फर्दर इशू करते हो तो उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, समझ में आया। चलो, एक आपका क्या हो गया, एफपीओ हो गया। एक आपका क्या है, ओएफएस है। ओएफएस क्या होता है बेटा, चलो देखो, आप द सिक्योरिटीज, एक सेकेंड, हाँ, चलो क्या कह रहा है, सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द कंपनी आर एन ऑफर फॉर सेल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑफर फॉर सेल। देखो क्या क्या बताया हमने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक के केस में आप कर सकते हो, फर्दर पब्लिक ऑफर कर सकते हो, ऑफर फॉर सेल कर सकते हो। मतलब पब्लिक ऑफर करोगे तो आप ये तीन तरीके से कर सकते हो। आपका फर्स्ट टाइम है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर आप दोबारा कर रहे हो फर्दर पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल कर रहे हो तो ऑफर फॉर सेल कहा जाएगा। ओके, समझ में आया। चलो, आगे कह रहा है बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये दोनों क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू नोट दैट, मतलब स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू नोट दैट फर्दर पब्लिक ऑफर आल्सो नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वेयर एज ऑफर फॉर सेल इज समटाइम्स कॉल्ड डीम्ड पब्लिक ऑफर। मतलब ऑफर फॉर सेल को क्या बोलते हैं, डीम टू पब्लिक ऑफर बोलते हैं, याद रखना। चलो, आगे आपका प्राइवेट कंपनी अब क्या क्या भाई, किस किस तरीके से अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। चलो देखो भाई, देखो पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट इशू, बोनस इशू। ये दो तरीके तो है ही हैं। ठीक है, राइट इशू करके और बोनस इशू करके, जो कि दोनों ये पब्लिक के पास है। ठीक है, उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट ला करके भी इशू कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या नहीं कर सकती, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, फोर्थ पॉइंट नहीं ला सकती। ठीक है, पब्लिक ऑफर और पब्लिक कंपनी ये चारों कर सकती है। ठीक है ना, पब्लिक कंपनी राइट इशू भी कर सकती है, बोनस इशू भी कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, और क्या कर सकती है,
पब्लिक ऑफर भी ला सकती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कंपनी के पास कितने तरीके हैं मार्केट में सिक्योरिटी की उसी को इशू करने के, और पब्लिक कंपनी के पास कौन कौन से तरीके हैं मार्केट में सिक्योरिटी को इशू करने के। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग समरी एक बार देख लेते हैं। समरी में क्या लिखा हुआ है? मोड फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। यदि आपकी पब्लिक कंपनी है तो ये चारों काम कर सकती है। कौन कौन? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, एंड आप मतलब सेबी के अकॉर्डिंग भी कंप्लायंस करके इशू कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको सेबी कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। चलो, अब प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी देखो पब्लिक ऑफर तो ला नहीं सकती, क्या कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट्स एंड बोनस इशू कर सकती है। इसे सेबी के कोई रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस में। ठीक है, चलो, तो आई होप समझ में आया होगा भाई। फॉर अ लिस्टेड कंपनी, अ कंपनी वो प्रपोज टू बी लिस्टेड, क्या कह रहा है? लिस्टेड कंपनी आर अ कंपनी प्रपोज टू लिस्टेड वेरियस मोड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल टू पब्लिक कंपनी आर अ प्राइवेट कंपनी आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या कह रहा है? फॉर अ लिस्टेड कंपनी आर अ कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड, मतलब कि आपकी कंपनी क्या है? या तो लिस्टेड कंपनी है, या तो आपने क्या किया है? लिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। वेरियस मोड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज है पब्लिक कंपनी के बाद। प्राइवेट कंपनी आर डिपिक्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। इशू ऑफ सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी, देखो पब्लिक कंपनी क्या क्या कर सकती है? पब्लिक यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू, ये सारा हमने बता दिया। ठीक है, अब पब्लिक ऑफर तीन तरीके से, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, और प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा राइट इशू, बोनस इशू। और प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? केवल भाई प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, मतलब प्राइवेट कंपनी तीन तरीके से कर सकती है। ठीक है, और अब पब्लिक कंपनी चार तरीके से कर सकती है। ठीक है, समझ में आया? आपको पब्लिक कंपनी में ये अलाउ है, बट प्राइवेट कंपनी में ये अलाउ नहीं है। ठीक है, और तीनों है। चलो, समझ में आया होगा भाई। अब आगे ये थोड़ा से दे रखा है, कह रहा है कि वाइडर टर्म सिक्योरिटी आपकी वाइडर टर्म है। सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया सिक्योरिटी के अंदर क्या आते हैं, शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, बॉन्ड आते हैं, बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो यही कह रहा है डिफिनीशन, इसे घर पे रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपको सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है केवल शेयर होता है, शेयर भी होता है, स्क्रिप्ट भी आता है, स्टॉक भी आता है, बॉन्ड भी आता है, डिवेंचर्स भी आता है, डिवेंचर स्टॉक आते हैं, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक नेचर ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, डेरिवेटिव्स भी होते हैं, यूनिट्स एंड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम सिक्योरिटीज डिफाइंड इन क्लाज ऑफ सेक्शन 2 सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2008। तो इसे आप रीड कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर ओनली इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो, आगे देखो क्या कह रहा है। टू ब्रिंग इज टू डूइंग बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट सब सेक्शन 2 सेक्शन 4 एंड सेक्शन 20 सेक्शन सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट वेयर इंडर्टेड, कह रहा प्रायर टू द एबो अमेंडमेंट्स इंडियन कंपनीज कुड एक्सेस द ओवरसीज इक्विटी, मतलब कह रहा प्रायर टू एबव अमेंडमेंट इंडियन कंपनी ओवरसीज इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। ओवरसीज का मतलब फॉरेन से भी वो फंड रेज कर सकती है, फॉरेन में भी अपने शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, उसे बोलते हैं मार्केट ओनली थ्रू डिपोजिटरी रिसिप्ट, जिसे बोलते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, एडीआर बोलते हैं, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जीडीआर बोलते हैं। मतलब आप अपने मार्केट में भाई इंडियन में इंडिया के लोगों को शेयर इशू करके किसी फंड रेज कर लो, उसके साथ साथ अपने इक्विटी को
बाहर भी क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बट नाम उनका चेंज हो जाएगा। नाम देखो, दो नाम हमने बताया। अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट बाय लिस्टिंग दिया डेप्ट सिक्योरिटीज सच एज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ईटीसी फॉरेन मार्केट। मतलब कि सबसे पहले इसे क्या किया जाएगा, फॉरेन के बैंकों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करके इसे कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, सिंस मोर एंड मोर बिजनेस आर गोइंग ग्लोबल एंड कैपिटल रेज फ्रॉम द क्रॉस टू द ब्रॉडर, मतलब बॉर्डर इन कॉस्ट इफेक्टिव, हेंस सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 वाज इंडेटेड टू ओपन वे ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग for notified class of public companies by allowing them to issue notified securities for the purpose of listing and permitted stock exchange in permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may be prescribed। मतलब कि भाई आप अपने शेयर फॉरेन में भी इशू करके शेयर को क्या कर सकते हो, इशू भाई कैपिटल को रेज कर सकते हो। ठीक है, तो कितने ऑप्शन है आपके पास, भाई एडीआर इशू कर सकते हो, जीडीआर इशू कर सकते हो। एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में बता देंगे, बट ये जान लो कि ये क्या है भाई, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग इन डिफरेंट फ्रॉम एडीआर एंड जीडीआर, फॉरेन से फंड रेज करने के ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जिसे इशू किया जाता है और इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। ठीक है, चलो आगे ये दे रखा सेक्शन 23। देखो हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 23 स्टार्ट किया है। सेक्शन 23 में हमने क्या पढ़ाया आपको, पहला आपका क्या है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट ऑफर। पब्लिक कंपनी के बाद सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 सेक्शन, उसके बाद सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आप ओवरसीज करके कैपिटल को रेज कर सकते हो, मतलब फॉरेन में इशू करके, तो आपको सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हम सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 की बात करेंगे। Section 23, subsection 4 of the Act empower the central government to exempt any class of the companies from complying with the provisions of chapter 3, मतलब आप prospectus and allotment of security chapter 4 share capital and debenture section 89 declaration in respect of the beneficial interest in any share section 19 register of significant beneficial owner in case in a company of section 127 punishment for failure to distribute dividend of the act issuing notification, strike the section 23 section 24 subsection 3 and 4। ठीक है, चलो इन सबको पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना हमने ऊपर पढ़ाया है हाईलाइट कराया वो मेन मेन इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपको क्या करना है, लर्न करना है। और देखो एक एमसीक्यू दे रखा है, एमसीक्यू घर पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, होमवर्क में। चलो ठीक है, आपका सेक्शन 23 कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या बेटा, रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब किस तरीके से कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे भाई इशू करने में, एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कैसे किया जाता है। सेक्शन 24 सेक्शन एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है जो कि सेक्शन 23 है। आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसे घर में रीड करना है और इसकी प्रॉपर शार्ट समरी बनानी है एक पेज की, और उसे आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवाइज करते रहना है। एक बार पूरा पढ़ लो जितना हमने पढ़ाया है, उसके बाद समरी बना करके जितना आपने अपने ओन भाई ओन वर्ड में, मतलब कीवर्ड बुक के लेने हैं और अपने से लिख करके आपको भाई उसे रखना है और प्रॉपर उसी से रिवीजन करते रहना है। सिंपल भाई, बड़ी चीज को छोटा बनाना ऐसा ही होता है। मतलब कि आगे पूरा डिटेल्स में पढ़ लो, उसके बाद अपने तरीके से उसे क्या करो, समरी बना लो, फिर बस जितना आपने समरी बनाया उतना ही पढ़ते जाओ डेली के बेसिस में। देखो अगर आप ऐसा पढ़ते हो कि मतलब जो हमने आज पढ़ाया, अब उसको आपको क्या कर
हाँ बेटा। तो अब आपको हम बता दें कैसे क्या करना है, बताते तो डेली है बट आप करो या ना करो। अगर करते रहोगे तो अच्छी बात है, एग्जाम टाइम आपको ठीक रहेगा। क्या करना है, जितना हम डेली पढ़ाते हैं मान लो हमने आज सेक्शन 23 पढ़ाया, ठीक है, 23 पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, इस 23 को आज पढ़ने में मान लो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छे से लर्न कर लो, पढ़ लो। ठीक है, आज आपने घर पे इसे पढ़ा, 1.5 2 घंटे लग गए, 3 घंटे भी लग सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इसका समरी बना लो और डेली बेसिस पे आप इसे, अब नेक्स्ट डे आप जब इसे पढ़ोगे आपको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा ही लगेगा। ठीक है, चलो, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा आप इसे पढ़ लो। फिर आप इसे थर्ड डे रिवीजन करोगे तो आपको क्या लगेगा, आई थिंक 45 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लोगे, एक एक सारा सब कुछ। फिर आप थर्ड के बाद फोर्थ डे जब रिवीजन करोगे तो आप इसे 30 मिनट में रिवीजन कर लोगे। ठीक है, अब जो हम दूसरे दिन पढ़ाए होंगे उसको भी रिवीजन कर लो। ठीक है, 1 1.5 घंटे में, 30 मिनट में पिछला रिवीजन कर लो। फिर जो आपने पिछला रिवीजन किया होगा, धीरे धीरे इसकी टाइम डिक्रीज होता जाएगा। बस इसे आप जब 10 15 बार रिवीजन कर लोगे तो इसे 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर आप आराम से रिवीजन कर लोगे। फिर इसके बाद हम सेक्शन 24 पढ़ा देंगे, इसको भी पहली बार पढ़ोगे तो भाई 1 1.5 घंटा लगेगा। फिर धीरे धीरे इसका टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ना, मान लो आपने सेक्शन 25 पढ़ लिया तो इसमें भी वैसा ही करना है। ठीक है, तो अगर आप डेली इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको एग्जाम टाइम दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से सब कुछ आपको याद रहेगा। ठीक है, बट हमने जो बता दिया तरीका, उस तरीकों को आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, अदरवाइज बाद में तो दिक्कत होनी ही है। ठीक है, एग्जाम टाइम में ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, रिवीजन करें तो कितना करें, नया पढ़े कि रिवीजन करें, नया करें पढ़े कि रिवीजन करें, ऐसा ही रहेगा। फिर डिमोटिवेशन, फिर लगेगा इस अटेम्प्ट नहीं देते हैं, अगले अटेम्प्ट देते हैं, फिर अगले अटेम्प्ट आपके अंदर डिमोटिवेशन भर जाएगा और आपके अंदर जो जोश आया है अभी पढ़ने का वो तब नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो अब आपको अच्छे बच्चों की तरह हमारी बात मानना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 24 के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग भाई, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।